हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान टॉपिक नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। भारत का जो ये संविधान है, इसमें जो उद्देशिका है अर्थात प्रस्तावना है, उसकी चर्चा की गई है। ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। ये जो उद्देशिका है, किसके द्वारा इसका आदर्श प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू जी के द्वारा इसका आदर्श प्रस्तुत किया गया और इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित करके इस प्रकार से उसे प्रस्तुत किया गया। पूछा जाता है कि हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है, किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए यहाँ से दो सवाल बना। एक कि हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वह किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। दूसरा, ये जो 4 शब्द आए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये चारों को एक क्रमबद्ध सजाने के लिए दिया जाता है और कई तरह के एग्जामों में, भिन्न भिन्न एग्जामों में ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि इनमें से सही रूप से व्यवस्थित ढंग से कौन सा क्रम है। तो हमारे संविधान में जो ये 4 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो 4 शब्द हैं, इनमें पहला आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जो पूछे जाते हैं सवाल, हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो कुल 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। और ये जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं, यह हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो एक सवाल हुआ कि कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। और कौन कौन है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये जो है न्याय किस देश से लिया गया है? तो रूस से। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला सवाल है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो कौन कौन है? एक विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा हमारे प्रस्तावना में, हमारी उद्देशिका में की गई है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका में
प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की समानताओं का वर्णन किया गया है? तो कुल 2 प्रकार। ठीक है, कुल कितना? 2 प्रकार, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर अब एक शब्द है, ठीक है, अब यहाँ पर शब्द है आपको बंधुता। ये जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। बंधुता जो शब्द है ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, तथा ये जो एकता और अखंडता है, ये जो शब्द आए हैं एकता और अखंडता, इसके बारे में भी ये जो शब्द आए हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से ये जोड़े गए हैं। और ये हम लोग आगे इसको फिर देखते हुए बढ़ेंगे। कहता है एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कहीं कहीं पे आपको समर्पित भी लिखा रहेगा, ठीक है, समर्पित भी लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखना है कि अगर समर्पित आया तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे संविधान को, हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में किस तिथि को अधिनियमित, आत्मर्पित, अंगीकृत और समर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए यहां से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं, कौन कौन से सवाल बनते हैं। ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, यह जो है सो मतलब ये जो संशोधन इसमें हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह संशोधित किया गया। हमारे संविधान की उद्देशिका जो है, ठीक है ना, किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोगों से। ये पूछा जाता है कि ये जो 4 शब्द हैं, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनको सजाने के लिए दिया जाता है। फिर पूछा जाता है सामाजिक, आर्थिक और ये जो राजनीतिक न्याय है, कुल कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। और ये न्याय की जो चर्चा की गई है रूस देश से लिया गया है हमारे संविधान में। फिर पूछता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो कुल 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की समानता का चर्चा है? तो 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। बंधुता, ये जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि कब हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित और क्या बोले थे? समर्पित, है ना, और क्या? समर्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इतनी सारी बातें जो है सो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है और ये लगभग एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता रहता है, ये सवाल दोहराते रहता है। आगे, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त
शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? तो भारत के लोग। प्रस्तावना, प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय किसका था? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में यह घोषणा किया गया। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। यह निर्णय किसका था? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। अब है बेरूबारी यूनियनवाद। बेरूबारी यूनियनवाद कब आया? तो 1960 में आया। बेरूबारी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में क्या निर्णय लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, ये किस बात के तहत आया? तो बेरूबारी बाद 1960। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया और ना ही विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। यह जो है निर्णय लिया गया बेरूबारीवाद, ठीक है, बेरूबारीवाद 1960 के तहत। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका अर्थात संसद उसमें संशोधन कर सकती है। देखिए यहां पे दो बातें आ रही है। एक कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कौन कहा? तो बेरूबारीवाद 1960। एक कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये किसके माध्यम से? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, इसके माध्यम से। तो ध्यान रखना है, नहीं कहा अंग नहीं है, कौन? तो बेरूबारीवाद। और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो केरल राज्यवाद 1973। और मदन गोपाल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो मदन गोपाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वह जो है उसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, मदन गोपाल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तीन बातें हो गई। तो कौन कौन सी बातें हो गई? तो मदन गोपाल कहता है कि उसकी रक्षा के लिए प्रस्तावना के बारे में कहा गया है कि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं लेंगे, पहला। दूसरा कह रहा है ये जो बेरूबारीवाद है, ठीक है, बेरूबारीवाद में क्या आया? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है विधायिका। ठीक है, ये बेरूबारीवाद में आया। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद क्या कहता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कहता है कि प्रस्तावना
संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। ये केरल राज्यवाद 1973 का है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 बातों को पढ़ा। अब है तो केरल राज्यवाद 1973 में क्या कहा गया? केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और विधायिका अर्थात संसद इसमें संशोधन कर सकती है। आगे कहता है केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया अर्थात थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। यह भी ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को मूल ढांचा किस बात के तहत माना गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार वो मजबूतीकरण होता है। केशवानंद भारती में ये भी बातें कही गई कि उसके मूल ढांचे में जो है नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसके मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण हो ऐसा संशोधन किया जा सकता है। अब है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो समाजवादी शब्द है, पंथनिरपेक्ष है, राष्ट्र की अखंडता शब्द है, ये तीनों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये सवाल कई बार पूछे जा भी चुके हैं। ये दे दिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए या नहीं जोड़े गए। जोड़े गए 3 अलग दे देगा, एक ऐसा दे देगा जो जोड़े गए, और नहीं जोड़े गए तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। एक समाजवादी है, एक पंथनिरपेक्ष है और तीसरा है राष्ट्र की अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा भी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा है। ठीक है, कुल कितने प्रकार? 5 प्रकार। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एवं 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है। एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इन सभी बातों को एडिट किया गया है। इसे एक बार ध्यान से देख लें। अब है अब कहता है कि भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, यहां 2 बातें आई। विश्व में सबसे बड़ा लिखित, ठीक है, विश्व में बड़ा लिखित संविधान, और दूसरा सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। यह अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। यह भी कितने बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत का संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। लिखित संविधान की ये जो अवधारणा है किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। हमारे संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस अधिनियम की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारा संविधान तैयार करने में। अब कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत में संविधान में जो है भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, ये संघीय शब्द ना होकर के क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए, और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुकामा क्लास के नाम से, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं कुछ भी अप टू डेट करूं, कोई भी नया वीडियो दूं तो सबसे पहले ये आप लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।